अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, पिछले दिनों हम बात कर रहे थे सुहेल अफरीदी की, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, कि उनका एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान था कि जिसमें उन्होंने बात की कि अगर पाकिस्तान के पास सबूत हैं कि दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान से हो रही है तो हम वो सबूत क्यों फ्राहम नहीं करते। हालांकि पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा सबूत फ्राहम किए हैं। और फिर ये बयान ऐसे सूबे के चीफ मिनिस्टर की तरफ से आना जो कि ख़ुद टेररिज्म का सबसे ज़्यादा शिकार हो, ये बहुत ही एक अजीब सी बात थी। आज उनके इस बयान की तरदीद उनके पेशरो की तरफ से आ गई। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अली मीन गंडापुर, उन्होंने कहा कि ना सिर्फ कि फ़ेडरल गवर्नमेंट के पास एविडेंस है कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है, अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है और अफ़गानिस्तान की हुकूमत के नॉलेज में है ये सारी चीज़ें कि जो वो पाकिस्तान में करा रहे हैं। ये ना सिर्फ कि वफाकी हुकूमत के पास इस बारे में सबूत हैं, बल्कि सूबाई हुकूमत के पास भी सबूत हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सुहेल अफरीदी को कोई सबूत दिखाने से इनकारी है, और ये सबूत के लिए उन्हें ये भी वो नहीं कह सकते जी कि मुझे फ़ौज वालों ने सबूत नहीं दिखाए। ये सबूत जो हैं ये तो पुलिस के पास भी हैं, ये सबूत जो हैं वो तो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के पास भी हैं। ये सब के पास ये सबूत। मैंने तो लास्ट टाइम ये कहा था कि इवन वो अगर अपने एसएचओ से पूछेंगे तो एसएचओ भी इनको सबूत फ्राहम करेगा। तो ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान, और ये अच्छा हो गया कि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी की खातर जो सबक चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ही आके बयान दे दिया। उन्होंने सुहेल अफरीदी के बयान की तरदीद कर दी, और उनको नेक्स्ट टाइम वैसे इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। ये इससे तो अंदाज़ा होता है कि या तो ये आपस में मिले हुए हैं या ये बिल्कुल लाइलम है या इंतहाई गैर संजीदा आदमी है। तो ये नाजरीन, मैंने कहा कि आप के नॉलेज में लाऊं कि ये चीज़ अब रिकॉर्ड पर आ गई है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ईरान के हवाले से सूरत हाल बदस्तूर एक तनाव का शिकार है। जो ट्रंप इंतज़ामिया मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रही है, उसमें एक तो ईरान पर अटैक भी है, लेकिन यह है कि उसके हवाले से बहुत से अरब ममालिक भी इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं कि ट्रंप को इस तरह का काम ना करे, और वो उनको बता रहे हैं कि इससे ओवरऑल ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। दूसरा, जो अरब ममालिक हैं उनको ये भी टेंशन है कि जो अमरीकी अड्डे हैं वो तो सऊदी अरब में भी हैं, वो कतर में भी हैं। तो अगर उधर से कोई हमला होता है, ईरान पर होता है, तो वो जवाब जब आएगा तो वो उन ममालिक में आएगा। और तीसरा ये है कि अगर कोई इस तरह का रजीम चेंज की कोशिश कामयाब भी हो जाती है तो उसके बाद हुकूमत किसने करनी है। जो साबिक शहनशाह ईरान है, उसका बेटा जो कि 70 की दहाई से मुल्क से बाहर है, ये उसको अगर वलीअहद समझते हैं कि वो आकर तो हुकूमत संभाल लेगा, वो नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली क्यास क्रिएट होगा, अलहदगी पसंद तहरीकें जन्म लेंगी। ईरानी नेशनलिज्म अपनी जगह पर बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन उधर जो माइनॉरिटी जो फ़िरके हैं या कबीले हैं या जो एथनिसिटीज़ हैं, जैसे अरब हैं, वो भी अलहदगी चाह रहे होते हैं, जो आज़री हैं वो भी चाह रहे होते हैं, जो कुर्द हैं वो भी चाह रहे होते हैं, और हमारे हवाले से जो बलूचिस्तान वाले हैं, जो उधर भी बलूचिस्तान है, वो भी अलहदगी चाह रहे होते हैं। जो यानी कि उधर बलोच हैं, एक जो एक एज आ माइनॉरिटी एथनिसिटी मौजूद है। तो लिहाजा तासर ये मिलता है। वैसे तो ट्रंप के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इंतहाई अनप्रडिक्टेबल आदमी है, लेकिन लगता ऐसे है कि वो ये नहीं करेगा क्योंकि अरब ममालिक उसको दिल के बहुत करीब हैं। उधर से पैसा भी उसको काफ़ी आ रहा है। पिछले दिनों जो उसने विज़िट्स किए तो उसमें उन्होंने काफ़ी ट्रिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट की बातें की, तो खरबों में इन्वेस्टमेंट की बातें की। तो मेरा ख्याल है कि वो इस लेवल पर नहीं जाएगा, और ये वैसे भी एक बड़ी ही एक बेकार किस्म की एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज लगती है। उम्मीद ये करते हैं, लेकिन अब यह है कि दूसरी तरफ जो कर रहा है वो भी इंतहाई एक डेंजरस काम है। वो ये है कि उधर ईरान ने अपने मुल्क में इंटरनेट बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इधर से कोई जो हम कर रहे हैं वो भी जा रहा है, और उससे चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर भी लोग बाहर बयान कर रहे हैं, और बहुत सारा इधर से मटेरियल सोशल मीडिया का इस्तेमाल, उससे इससे एहतजाज को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो उन्होंने इंटरनेट बंद किया हुआ था। अब जो है ट्रंप ने कल एक ट्वीट किया, उसने कहा कि भाई लगे रहना जने असी कम खिंच के रखो, असी रले तो यानी कि असी हम आ रहे हैं तो आपके पीछे, हम जो है यानी कि आप जो है यानी कि आपने एहतजाज जारी रखना है। तो उस सिलसिले में जो उन्होंने एक काम किया वो ये है कि एलन मस्क के जो स्टार लिंक सैटेलाइट फैसिलिटी है कि जो जिधर भी फ्राहम की जाए उसके बाद लोग इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं,
तो वो उन्होंने उधर फ्राहम कर दी है, जिसकी वजह से अब जो है एक तरह से राब्ता दोबारा से बाकी दुनिया से बहाल हो गया, जिससे जो ईरानी हुकूमत है उसकी रेट बहुत बुरी तरह मुतासर हुई हुई है। नाजरीन, ओवरऑल जो ट्रंप कर रहा है, हम एक बड़े एक अजीब से दौर से गुजर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमने हिस्ट्री में देखी थी कि वो फ़लाँ हुक्मरान था, ऐसा था, चंगेज़ खान ऐसा था, हलाकू ऐसा था, या ये है कि हिटलर ऐसा था, या कोई और कोई स्ट्रॉन्ग मैन है, हम उसकी बात करते हैं। लेकिन हम अपने टाइम पर देख रहे हैं कि ट्रंप ने जिस तरीके से पहले वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर किया, अब वो उसका तवज्जो ईरान की तरफ है। बाकी ममालिक सहमे हुए हैं। ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड वाले कहते हैं कि जनाब सानू रहन दियो, सा तुहाडे नाल नहीं जे रलना, हम जो है इनके डेनमार्क के साथ हैं। वो आंदे ने तुसी कौन होंदे हो भाई ये फैसला करने वाले। अभी आज की बात है कि जो ग्रीनलैंड के वज़ीर ख़ारजा हैं और जो डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जिसमें ग्रीनलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम अगर हमारे पास यही चॉइस है, डेनमार्क है और अमेरिका, तो हम डेनमार्क का हिस्सा रहना पसंद करेंगे। तो उस पे जब ट्रंप से पूछा गया उन्हें क्या वो कौन होता है, यानी कि मतलब ये है कि ग्रीनलैंड का वज़ीर ख़ारजा कौन होता है कि इस तरह की बातें करने वाला, मैं तो इसको जानता नहीं हूँ, और जो उसने ये बयान दिया उसके लिए मसले पैदा होंगे। तो अब यह है कि ग्रीनलैंड वाले जो हैं वो भी सहमे हुए हैं। तो ये तो पुराने ज़माने में जिस तरह आके लोग कैप्चर कर लेते थे वो वाला सिस्टम हो रहा है। जो चाइना है, रशिया, वो अपनी जगह पे सहमे हैं कि ये हमारी तरफ ही ना आ जाए। और जो इस सारे अमल में ऑब्वियसली पाकिस्तान के हवाले से भी परेशानी है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी आर्जी तौर पे अपना एक बिज़नेस इंटरेस्ट क्रिएट किया हुआ है ट्रंप के लिए, और वो उस तरीके से खेल रहे हैं। अब वो कब तक कामयाब होते हैं उसमें जो एक आज लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि हमने एक बाहमी समझौते की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। किसके साथ? एक वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल एक कंपनी है क्रिप्टो के रिलेटेड, उनके स्टेबल काइंस हैं USD1। और ये ट्रंप की कंपनी है, ट्रंप के बेटों की कंपनी है, और उसका एक दोस्त है विटकॉफ जो कि उसके बहुत करीबी है और उसका हुसूसी नुमाइंदा भी है। इवन जो ईरान के साथ पहले मुज़ाकरात हो रहे थे तो विटकॉफ ही कर रहा था, रूस के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे तो विटकॉफ कर रहा था, इवन इसराइल के हवाले से जो एक अभी जो सीज़फायर हुई उधर भी वो विटकॉफ ही था। विटकॉफ का बेटा जो है वो आज पाकिस्तान आया हुआ था, तो उसने बाहमी समझौते की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। तो अब यह है कि ये क्या आगे करने जा रहे हैं, इससे जो अभी पता चल रहा है या जो मैं माजी में इस हवाले से मेरे पास नॉलेज है वो ये है कि जो अब ये बात ज़रा समझानी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। USD1 एक स्टेबल काइन है, ये एक क्रिप्टो की एक शक्ल है। ये काइन जो है ये क्रिप्टो का ही होता है, और ये पेग होता है डॉलर के साथ, कि इसमें वो कीमत का उतार चढ़ाव नहीं होता, ये स्टेबल रहता है, इसलिए इसको स्टेबल काइन कहते हैं। तो लेकिन उसके ज़रिए फिर आगे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, अब फिर सवाल ये पैदा होता है जी कि अगर डॉलर भी मौजूद है, बाकी करेंसी भी मौजूद है, तो फिर ये क्रिप्टो की तरफ जाने का क्या है? ये बहुत फास्ट होती है। ऐसे ही है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैंने आपको पैसे भेजने हैं, तो बात करते करते आप जो है मुझे पैसे भेज दें और मुझे पहुंच भी जाएं। इसी तरह है कि जैसे आपने किसी को ईमेल करनी होती है आज के ज़माने में, या आपने को ट्वीट करना है तो वो फौरी तौर पे हो जाता है। तो इससे जो क्रिप्टो है, यानी कि क्रिप्टो के बारे में लोग ओवरऑल बड़ी अजीब सी राय रखते हैं, और वो जानना भी नहीं चाहते, वो समझना भी नहीं चाहते क्रिप्टो को एज अ टेक्नोलॉजी, कि इसकी वजह से एक फाइनेंशियल सेक्टर में बड़ा रेवोल्यूशन आया है। खैर ये है कि कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब हम वो USD1 किस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे? अभी इस समझौते की याददाश्त में क्या ज़िक्र है इसके हवाले से हमें नहीं आइडिया, लेकिन मैं माजी के हवाले से जो जानता हूँ उस हवाले से ये था कि हम कोई अपनी जो हमारी बैरून मुल्क से रेमिटेंसेज हैं, तरसीलात ज़र हैं, वो पाकिस्तान USD1 में आएंगी। और इसी तरह अगर कोई हमने को रेयर अर्थ के प्रोजेक्ट किए, जो मिनरल्स वाला प्रोजेक्ट है, तो उसमें जो कोई लेन देन है वो USD1 में होगी। ट्रंप जो है पहले कोई UAE वालों के साथ उन्होंने भी कोई इसी तरह का कोई इनके साथ किया था कि कोई $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। अब जो है ये भी कर रहे हैं। अगर इसको एज अ बिज़नेस मॉडल देखा जाए, इससे ज़्यादा क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज मौजूद हैं कि जो ये काम कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। USDT वाले हैं, USDC वाले हैं।
लेकिन ट्रंप के साथ जाने का जो बज़ाहिर मुझे नज़र आ रहा है वो यही है कि हमारी अपनी बजट हो जाए, ट्रंप का रुख हमारी तरफ ना हो जाए, या इसको कोई बिज़नेस ना दिया तो कोई इसको हम भी ऐ ना आखे कि आटा गूंदे हिलदे क्यों, यानी कि ये वाली सूरत हाल हम पर भी कोई इतराज़ ना शुरू हो जाए। तो बज़ाहिर इनकी ये एक इकनॉमिक डिप्लोमेसी लगती है कि जिससे ट्रंप को इंगेज रखा जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके साथ साथ हमारा जो तरसीलात ज़र हैं वो हमारा एक बहुत बड़ा एक जो डॉलर इनकम का ज़रिया है, तकरीबन कोई मेरे ख्याल 40 अरब डॉलर हमें हर साल आते हैं। तो किसी एक क्रेडिबल कंपनी के साथ होने चाहिए। ट्रंप का ओवरऑल जो इनके जो बिजनेसेस हैं इनके हवाले से सवालिया निशान होते हैं। अब क्या इस दफ़ा सूरत हाल मुख्तलिफ होती है, ये वक्त बताएगा, और क्या ये मटीरियलाइज होती है। अभी तो एक याददाश्त समझौते पर दस्तखत हुए हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब नाजरीन अपने तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और वो है जो एक पीटीसीएल के हवाले से एक बड़ी बहस चल रही है कि जो पीटीसीएल का बोर्ड है उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको बड़ा एक भारी किस्म का मुआवजा दिया जाता है कि वो एक बोर्ड की मीटिंग अटेंड करते हैं तो जनाब $5000 साइड पे आ जाए। चेयरमैन जो है यानी कि उसको $8000 मिल रहा होता है। अब पीटीसीएल बोर्ड जो है ये पीटीसीएल जो है ये इस टाइम यूएई के पास है, इत्तलात के पास है, तो हमें इसमें परेशान होना चाहिए। परेशानी की एक वजह बनती है, उसकी वजह यह है कि जो बोर्ड है उसका जो चेयरमैन होता है वो जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्रेटरी होता है वो उसका चेयरमैन होता है। इसी तरह कोई सेक्रेटरी फाइनेंस जो है वो बोर्ड का मेंबर होता है, सेक्रेटरी कॉमर्स जो है वो बोर्ड का मेंबर होता है। तो इस तरह हुकूमत के कोई 4 लोग जो हैं वो बोर्ड के मेंबर हैं। अब इसमें एक तासर ये जाता है, एक पहली बात तो ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक अमाउंट होती है, यानी कि आपने मीटिंग अटेंड की। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जी कि कोई बंदा अपना कोई जूम पर अपनी शक्ल दिखा के चला जाता है और उसको भी वो शामिल कर लेते हैं। और इसके लिए कई लोग जो हैं उनको जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बनने में इंटरेस्ट ये नज़र आ रहा होता है कि मैं बोर्ड का चेयरमैन भी होऊंगा, $8000 तो उधरों आ जाने करने ने। अब यह है कि ये कंपनी एतिसलात की है, लेकिन हमें इस हवाले से परेशानी ये होनी चाहिए कि हमारे अगर टॉप डिसीजन मेकर वो इसके बोर्ड पर होंगे तो वो क्या पीटीसीएल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे या कि वो हुकूमत पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मेरे ख्याल ये चीज़ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कई लोगों की नज़र में। ये बोर्ड में उनको रखना और फिर इतना भारी मुआवजा देना ये भी एक तरह की एक रिश्वत की एक शक्ल है। तो यानी मैं कहता हूँ कि अगर तो पाकिस्तान से उसका एक डायरेक्ट कनेक्शन ना हो हुकूमत पाकिस्तान से, तो मुझे तो कोई मसला नहीं है कि अगर हमारे लोगों को डॉलर मिलते हैं, लेकिन यह है कि अगर उन डॉलर्स के बदले आप लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंस में आते हैं, आप लोग जो हैं वो पीटीसीएल के मफादात को हुकूमत पाकिस्तान के मफादात पर तरजीह देते हैं, तो फिर जो है ये वाकई एक बहुत बड़ा एक मसला हो सकता है। तो नाजरीन आज जो है यानी कि आज के लिए इतना ही काफ़ी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।